स्वागत है आपका आपके अपने सबसे प्यारे और सबसे फेवरेट और सबसे भरोसेमंद चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे और काफ़ी क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे जा रहे थे, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछे जा रहे थे कि सर हम लोग तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन तो आपके ज़रिए ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएट हम लोग हो गए हैं, BA या BSc जो भी रहा हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और वे लोग भी थे जो अभी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, या इस तरीके के जितने भी स्टूडेंट्स थे मुझसे जो कनेक्टेड है, जो मुझे जानते हैं, तो उन लोगों की तरफ से बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था, सर तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, सर तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक्स पढ़ें। मतलब सीधे सीधे कहने का उनका ये मतलब था कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें कि बिल्कुल एग्ज़ाम में आ जाए। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक क्वेश्चन था कि सर तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, किन चीज़ों से पढ़ना स्टार्ट करें कि बिल्कुल एक जो सिस्टमेटिक तैयारी होती है वो हमारी कंप्लीट हो जाए धीरे धीरे, और जब हम एग्ज़ाम में जाएं तो एग्ज़ाम में वही सारी चीज़ें आ जाएं जो हम बिल्कुल पढ़ करके गए हुए हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जो पढ़ करके गए हैं, जो आपने तैयारी करी है, जो आपने पढ़ा हुआ है, वो अगर एग्ज़ाम में नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले ही आउट हो गए हैं एग्ज़ाम से, आप बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। आप खुद सोच करके देखिए कि जो आपके एग्ज़ाम में ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई जो आपने पढ़ा ही नहीं था, आपने सुना ही नहीं था, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसे और आउट हो जाएंगे आप पहले ही। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप फेल होना आपका निश्चित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ है काफ़ी लोगों के साथ, बहुत लोगों ने इस तरीके की तैयारी करी भी थी और करने के बाद एग्ज़ाम भी दिया था और उनके साथ ऐसा हादसा हुआ भी। जी हाँ, मैं जानबूझ करके एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जिसका नाम है हादसा। ये हादसा हुआ है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने जो तैयारी करी वो अपने आप में एप्रोप्रिएट नहीं थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बढ़िया तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा झेलना पड़ा है। तो आपके सबसे इस बड़े क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बिल्कुल आपके सामने मैं हाजिर हूँ, जैसा कि हमेशा मैं आपके सामने हाजिर ही रहता हूँ। जब भी आप लोग याद करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो बिल्कुल मैं उस पर बाकायदे रिसर्च करता हूँ और इसके बाद आप लोगों के सामने लेकर के कुछ चीज़ें आता हूँ और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। और मुझे कैसे पता चलता है, तो आप लोगों के कमेंट्स से, जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो किया है वो सच में कुछ तो ठीक ठाक है ही, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो तुरंत आ जाते हैं अपने उस बड़े से क्वेश्चंस के आंसर पर, जिसका नाम है पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करें, कौन सी चीज़ से पढ़ना हम लोग जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करें और बिल्कुल इस तरीके से पढ़ें कि पढ़ा हुआ ही एग्ज़ाम में आ जाए। हम लोग का सीधे सीधे कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग का भटकाव जो है वो भटकाव ज़्यादा ना होकर के बिल्कुल एक वे में, एक डायरेक्शन में तैयारी हो, जिसको लोग बोलते हैं डायरेक्शनल तैयारी आप लोग बोल सकते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में तैयारी हो, हम लोग का भटकाव इधर उधर ना होने पाए सीधे से। तो मैं आपको सबसे पहले ही सजेस्ट करें, इसमें 4-5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें जो आप लोग फॉलो करें। और ये सबसे पहले उन लोगों के लिए है, मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा जो लोग अभी तक बिल्कुल कोई तैयारी नहीं किए हैं, एकदम जीरो पर अटके हुए हैं। मतलब वो लोग अभी कुछ भी पढ़े नहीं हैं, जो लोग अभी बस सोच रहे हैं कि हम तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अभी कुछ ही दिन हुए हैं तैयारी स्टार्ट किए हुए, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो लोग अभी ज़्यादा दूर तक पढ़ते पढ़ते नहीं आए हैं, खास करके वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी लोगों के लिए भी मैं आगे बताऊँगा। तो जो लोग बिल्कुल अभी एकदम जीरो पे हैं या फिर कुछ ही दिन से अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और सतर्क होकर के उसको फॉलो करिएगा। जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग अभी एकदम बिल्कुल जीरो पर हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहला सजेशन तो यही है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता रहता है कि सर मटेरियल्स कौन सा पढ़ें, कहाँ से मटेरियल को लें, कौन सी बुक्स को पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। और आपका जनरली दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है आपका सभी सब्जेक्ट की एक बुक होनी चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ और हमेशा आगे भी करता रहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग बिल्कुल अभी न्यू हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास शायद ही बुक सभी सब्जेक्ट की हो। जो लोग भी तैयारी करने जा रहे हैं, तो तैयारी की जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी सब्जेक्ट की बुक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास होगी। होंगी भी तो 1-2-3 बुक्स होंगी, बाकी सारी बुक्स नहीं होंगी। तो सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करने जा रहे हैं, उन सभी सब्जेक्ट की
कोई भी एक बुक होनी चाहिए। बुक में आप कोई भी ले सकते हैं, और मैं खास करके प्रेफर करूंगा अगर आप सभी लोगों के पास क्लास 10 तक की तो बुक होंगी। क्लास 10 तक की बुक में आप लोग जानते हैं कि सोशल साइंस वगैरह होता ही है, उसमें जनरल साइंस भी होता है। तो क्लास 10 तक की अगर आपको बुक मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। अगर क्लास 10 तक की बुक आपको नहीं मिलती है या आपके पास नहीं है तो आप लोग मार्केट में जाइए। अरिहंत पब्लिकेशन की भी अच्छी होती है, लुसेंट की अच्छी होती है। तो कोई भी आप अभी जनरली शुरुआत के लिए कोई भी आप अभी एक ले लीजिए, कोई भी एक बुक आप ले लीजिए। हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, जैसे हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, जनरल साइंस की, इस तरीके से करके आपके पास सभी कॉन्स्टिट्यूशन की, सभी सब्जेक्ट की बुक आपके पास होनी चाहिए। एक और मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो लोग तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, और तैयारी का नाम सुनते ही जैसे ये लगता है कि बस हम लोग जो वन डे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी ग्रेजुएशन तक हैं, यानी कि 9 में है, क्लास 10 में है, 12 में है, 11 में है, या फिर ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में है। वो लोग भी इसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके पास भी अपने सभी सब्जेक्ट्स की एक एक कोई बुक होनी चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट है, बिना इसके कोई पढ़ाई नहीं होगी। पहली बात तो ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। चाहे जैसे भी जहाँ से भी आप लोग लेकर के आइए, लेकिन आपके पास हर सब्जेक्ट की कोई एक बुक होनी ही चाहिए, कोई भी एक बुक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बुक्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर मान लीजिए हमने कोई बुक ले लिया और बुक बहुत अच्छी नहीं रही या ख़राब रही या उसमें कुछ कंटेंट नहीं रहे तो क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन मैं भी आगे आपको बताऊंगा। इसको कहाँ आपको जस्टिफाई करना है, कहाँ इसमें जो चीज़ें छूट रही हैं, जो इसमें कमी आ रही है, उस कमी को आपको पूरा किस स्टेप में करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना कि आपके पास हर सब्जेक्ट की एक बुक होनी ही चाहिए। ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट सबसे पहले आप लोग पूरा कर लीजिए अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो। दूसरे में जब आप सभी सब्जेक्ट की अपने एक बुक ले लेंगे तो बुक लेने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है, आपको अपने पूरे सिलेबस को डिटेल में एक बार पढ़ना है। और पढ़ते टाइम ही, ऐसा नहीं बस एक बार पहले पढ़िए फिर जाके समझना स्टार्ट करिए, पढ़ते टाइम ही आपको समझना भी है। याद रखिएगा, आपको एक तरफ से पूरे सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करना है। दूसरी बात, पढ़ते समय बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ने और समझने में अंतर समझते होंगे ज़रूर। पढ़ने का मतलब होता है बस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमने पढ़ दिया, पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ करके समझे, ये हमने पढ़ दिया, काम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ करके आगे नहीं बढ़ जाना है। अब आप इस पॉइंट को पढ़िए, पूरे सिलेबस को डिटेल्स में पढ़ कर समझें। तो इस पॉइंट को आपने अभी सिर्फ इसको पढ़ लिया, अब इसको समझिए कि ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। जो कि मैं अभी आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, वो मैं वही काम कर रहा हूँ, समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इस पॉइंट तो एक लाइन में लिख दिया गया कि पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ करके समझें, लेकिन इसका देखिए एक्सप्लेनेशन कितनी लाइन का हो जा रहा है, जो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। तो आपको यही काम करना है कि आपको पढ़ना है, हर टॉपिक को, हर चैप्टर को आपको पढ़ना है, हर लाइन को आपको पढ़ना है और उसको समझना है। समझना कैसे? जैसे मैं देखिए इसको भी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर पॉइंट कुछ न कुछ अलग चीज़ बताता है जो उसमें लिखी नहीं होती है। तो उसको डिटेल्स में अच्छे तरीके से उसको आपको पढ़ करके समझना होगा। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा है सिलेबस का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब होता है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो मुझसे मिलते हैं, जो मुझसे बातें करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। और जो लोग सिलेबस को ध्यान में भी रखते हैं तो उनको सिलेबस का कुछ और ही अंदाज़ा होता है। मतलब सिलेबस के बारे में उनका जो नज़रिया होता है वो नज़रिया कुछ और ही होता है। वो वाला नज़रिया आपको यहाँ पर सिलेबस का मतलब नहीं रखना है। सिलेबस का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सिलेबस का मतलब ये हुआ कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो बाकायदे
जो तैयारी करवाने वाला जो बोर्ड होता है, जो एग्ज़ाम करवाने वाला जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड आपको बाकायदे एक सिलेबस प्रोवाइड करता है, बाकायदे एक आपको सिलेबस प्रोवाइड करता है। और उस सिलेबस उस सिलेबस में सिर्फ सिलेबस नहीं होता, उसमें पूरा डिटेल्ड टॉपिक आपको दिया गया होता है, मतलब बिल्कुल आपको डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है। और उस सिलेबस में बाकायदे लिखा गया, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री वाला सेक्शन उसमें लिखा होगा, तो हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे, उन टॉपिक का नाम भी बाकायदे लिखा होता है। जैसे मान लीजिए मुगल काल लिखा होगा, है ना, मध्यकालीन लिखा होगा। इस तरीके से जो उसके जो टॉपिक्स होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं, वो बिल्कुल उसमें सिलेबस में बाकायदे मेंशन किया गया होता है। उसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में भी आप देखेंगे आपका जो सिलेबस होता है उसमें बाकायदे मेंशन किया गया होता है आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और उन टॉपिक के अंदर, उन चैप्टर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है बाकायदे मेंशन किया होता है। क्लास 12 में भी ऐसे ही मेंशन किया होता है। तो आपको अपने बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़नी है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में दी गई होती हैं। पहले तो आप सिलेबस को ही 1-2 बार पढ़िए ध्यान से कि सिलेबस क्या कहना चाह रहा है, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। और इसके बाद आप लोग तुरंत आ जाइए बुक पर, क्योंकि अब आपके पास बुक हो चुकी है। तो आप तुरंत उस सब्जेक्ट की बुक पर आ जाइए, जिस सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख रहे हैं उस सब्जेक्ट की बुक पर आ जाइए। और बुक पर आने के बाद सेम वही चीज़ें सिर्फ पढ़िए जो सिलेबस में दी गई हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे सर आप तो छुड़वा देंगे इस तरह से, हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे। नहीं आएगा भाई, बिल्कुल मेरे पर विश्वास बना करके रखिए। बहुत ढेर सारे ऐसे सभी एग्ज़ाम्स के, पहली बात तो सभी एग्ज़ाम्स के नेचर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के नेचर अलग होने का मतलब है सभी एग्ज़ाम का जो पूछने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में उसी टॉपिक से आप देखेंगे कुछ और पूछा जा रहा है, हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में उसी टॉपिक से कुछ और पूछा जाता हो, वो चीज़ पूछी ही ना जाती हो। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में कोई टॉपिक हो सकता है किसी एग्ज़ाम में वो वाला टॉपिक ना हो, उसके अलावा कोई और दूसरा टॉपिक हो। इस तरीके से आप होता है, आप लोग बिल्कुल देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। आप जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का आप लोग सिलेबस डाउनलोड करिएगा, और सिलेबस में जितनी भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं उसको आप इन बुक्स में खोजिएगा, और बुक्स में खोज करके उन चीज़ों को ही सिर्फ़ और सिर्फ पढ़िएगा, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल सिलेक्टेड और अच्छे से कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, अपनी मेहनत को बिल्कुल एक डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग बिल्कुल ये सोचते हैं कि नहीं हमको पूरा नॉलेज चाहिए, एकदम पूरा नॉलेज का भंडार चाहिए, हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं ताकि सब कुछ हमको आता रहे, और जब सब कुछ आता रहेगा तो कहीं से भी पूछेगा हम कर ले जाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को बंद कर दीजिए और आप लोग जा कर के वही पढ़िए जो आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोग सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, ठीक से सही डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो जनरली है जो लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे। क्लियर है? तो अभी तक हम आपको सिर्फ 2 स्टेप बताए हैं। पहला कि आपके पास सभी सब्जेक्ट्स की एक बुक होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का आपके पास बाकायदे सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस को आप लोग रोज़ पलटेंगे, क्योंकि जब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोग पलट करके देखिए कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, वो आपको सिलेबस बताएगा। आपको क्या पढ़ना है वो मैं नहीं बताऊँगा, आपको क्या पढ़ना है वो आपको सिलेबस बताएगा। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दोनों बातें सिलेबस बताएगा। तो वहाँ से जा कर के देखिए सिलेबस क्या बता रहा है, उसकी बातों को सुनिए और उसको डिटेल में फिर आपको पढ़िए, और पढ़िए, सिर्फ पढ़ करके निकल मत जाइए। पढ़ करके उसको एक एक लाइन को ठीक से समझिए कि वो लाइन क्या कहना चाह रही है, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं 2 पॉइंट्स आपको ठीक से समझ में आए होंगे, और यही 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन भी थे, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये अगर आप 2 काम करते हैं तो आपकी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से आपकी पढ़ाई बिल्कुल ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और सिर्फ स्टार्ट नहीं हुई है, एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आना तय है, क्योंकि आप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आना तो बिल्कुल तय है, फिक्स है। क्लियर है? अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पर, और तीसरे नंबर में ये है कि वो लोग कुछ लोग बोलते हैं सर नोट्स बनाएं कि ना बनाएं,
बनाएं तो कैसे बनाएं, किस तरीके से का नोट्स होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं कि नोट्स के ऊपर ढेर सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या करें नोट्स को लेकर के, बनाएं कि ना बनाएं, बनाएं तो कैसा बनाएं, डिटेल में बनाएं या सिर्फ क्वेश्चन वाला बनाएं, कैसा बनाएं, उस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे कि सर आप बताइए नोट बनाए कि ना बनाए, अगर आप कहेंगे तो बनाएंगे, आप कहेंगे तो नहीं बनाएंगे, तो हम बिल्कुल एकदम आप लोगों के सामने चिल्ला करके कहेंगे मैं खास करके बोल रहा हूँ, चिल्ला करके मैं बोलूँगा एकदम बिल्कुल आप लोगों के साथ दावा करके बोलूँगा कि आप लोग नोट मत बनाइए, नोट ना बनाएं, यानी कि आप लोगों को नोट्स बनाना ही नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन वो वाले नोट्स नहीं बनाने हैं जो नोट्स आप लोग समझते हैं, वैसा नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाना कि सब्जेक्ट का नाम डाला हिस्ट्री या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर साइंस या फिर मैथ, जो भी आपने एकदम बिल्कुल डाला और बिल्कुल एकदम एक तरफ से सभी चैप्टर को लेकर के शुरू हो गए और डिटेल में लिखना शुरू कर दिया आपने। ऐसा नोट आपको बनाना ही नहीं है, एकदम नहीं बनाना है, भूल करके भी नहीं बनाना, नहीं तो आपका एग्ज़ाम क्रॉस हो जाएगा, आपका नोट वहीं का वहीं रहेगा, आपका नोट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, आपका नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आप नोट ना बनाएं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ खुद हो चुका है, मेरे साथ कई एग्ज़ाम्स में ऐसा हो चुका है। मैंने कोशिश करी है कि पहले मैं पूरा डिटेल नोट बना लूँ और नोट बनाने के बाद उसको फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं रिवाइज़ करूंगा और फिर मैं जाकर के एग्ज़ाम दूंगा, और पता चला कि जब तक एग्ज़ाम आ गया सर पे और अभी तक नोट्स ही नहीं कंप्लीट है, उसको पढ़ने और रिवाइज़ करने की बात ही ख़त्म कर दी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। फिर मैंने वहाँ से सीख ली कि नहीं, अब मैं डिसाइड करता हूँ, मैं भी नहीं छोड़ रहा था, मैं भी ये बिल्कुल जिद ठाना हुआ था, नहीं मैं नोट पहले बनाऊँगा तभी मैं पढ़ूँगा, लेकिन ये जिद लास्ट में मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब कई बार मुझे वहाँ से धोखा मिला कि नोट्स बनते ही रह गए और मेरे एग्ज़ाम्स हो भी गए और पता चला नोट्स अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ऐसी जिद बिल्कुल मत ठान लीजिए कि नहीं हम बिना नोट्स बनाए तो हम पढ़ेंगे नहीं, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, नोट्स तो हम बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसी जिद लेकर के चलते हैं तो फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप लोगों की ज़िंदगी आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसके बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग मेरे सजेशंस को मानना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग प्लीज़ नोट को मत बनाइए। फिर क्या करिए आगे भी मैं बताता हूँ, नोट्स ना बनाएं, बुक में ही हाईलाइट करते जाएं। जैसे अभी मैं आपको बताया कि हर सब्जेक्ट की आपके पास एक बुक होनी चाहिए, बुक हो गई कोई बात नहीं, सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया कोई बात नहीं। इसके बाद जब आप सिलेबस में से देख लीजिए, मान लीजिए सिलेबस में आपने हिस्ट्री का टॉपिक देखा, अकबर आपको मान लीजिए पढ़ना है। अब आप गए अकबर के पास, सिलेबस आपने खोला, देखा आपको मुग़ल काल पढ़ना है, मुग़ल काल में अकबर को आपको पढ़ना है, अकबर के पास आप गए, अकबर वाला टॉपिक आपने बुक में खोला, बुक के अंदर, और पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया एक तरफ से। और जब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे, उसको आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या इम्पॉर्टेंट था, क्या हम हाईलाइट करें, क्या ना हाईलाइट करें। एक बात और याद रखिएगा, आप अपने मन से मत हाईलाइट करिएगा, नहीं तो पता चला कि आप पूरे चैप्टर को या तो हाईलाइट कर देंगे या तो कहीं पर एक दो जगह पे हाईलाइट करेंगे, दो में से एक ही होगा। या तो आप पूरा हाईलाइट करते चले जाएंगे क्योंकि आपको सब इम्पॉर्टेंट लगेगा, या फिर आप सब छोड़ते चले जाएंगे क्योंकि आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगेगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड मत कर लीजिएगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये डिसाइड करना आपका काम नहीं है, क्योंकि आप अंतर्यामी या बाबा टाइप के लोग नहीं हैं कि आप बिल्कुल एकदम कोई मंत्र मारेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको आप हाईलाइट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। कैसे करना है अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि बुक को आपको पढ़ना है और बुक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हाईलाइट करते जाना है। हर चैप्टर के सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही लिखें जो बुक में नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अब आ गई बारी नोट्स बनाने की। अभी तक मैं बोला हूँ नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाना है, लेकिन वो वाला नोट्स नहीं है। ये समझिए एक तरह से क्वेश्चन बैंक है। ये समझिए नोट्स नहीं, क्वेश्चन बैंक आपको बनाना है। क्वेश्चन बैंक बनाने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के आपके पास एक एक उसकी कॉपी होनी चाहिए। कॉपी का मतलब है कि वही नोट्स जिस पे आप नोट बनाते हैं वो एक कॉपी होनी चाहिए, एक रफ होना चाहिए आपके पास। जैसे मान लीजिए मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, आपका रीजनिंग का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, इकोलॉजी का हो गया। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट का आपके पास एक एक, और बहुत ज़्यादा ना ही मोटा हो और बहुत ज़्यादा ना ही पतला हो, मीडियम साइज़ का आपके पास एक एक
रफ़ होना ज़रूरी है। पहली बात, जब रफ़ आपके पास आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपको हाईलाइट करते जाना है, पहली बात बुक में ही। दूसरी बात, आपको रफ़ में फिर क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में आप अकबर को पढ़ रहे थे, अकबर को आपने पढ़ा, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा वो आपने हाईलाइट कर दिया। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो उस बुक में ना दी गई हो। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगर आपके पास बुक कोई ख़राब वाली है और उसमें कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं या अच्छे से उसमें नहीं दिया है, तो उसको आप कहाँ जस्टिफाई करेंगे, तो उसको जस्टिफाई आप यहाँ करेंगे। उसमें जो कमी है उसको पूरा आप यहाँ पर करेंगे। और ये मान करके चलिएगा, कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको 100% प्रोवाइड कर दे, कोई ऐसी बुक आपको नहीं मिलेगी। सभी में कुछ न कुछ गड़बड़ी, कुछ न कुछ चीज़ें छोटी हुई आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आपको वही काम करना है, जो भी आपके पास बुक्स है उसको पढ़िए, जितना मिल जा रहा है उतनी अच्छी बात है। बुक में ही उसको हाईलाइट कर दीजिए। बाकी जो बचेगा, जो आपको नहीं मिल रहा है बुक में, उसे ही सिर्फ आपको लिखना है उन नोट्स में जो नोट्स आप बनाए हुए हैं। अब आप हिस्ट्री वाला अपना रफ़ खोलिए और उस रफ़ में आप ऊपर डाल दीजिए अकबर, और अकबर डालने के बाद उसमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और जो चीज़ उसमें छोटी गई उसको लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो मतलब आपको बुक में नहीं मिल रहा है उसको आप उसमें नोट करते हुए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप नोट करते हुए चले जाइए। अभी क्वेश्चंस कहाँ से आपको मिलेंगे, ये वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी जो बुक्स में नहीं है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से मिलेंगी जो हमको इसमें हाईलाइट करना है, जो हमको बुक्स में हाईलाइट करना है, वो सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी, तो वो आपको बताया जाता है टॉपिक नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, पॉइंट नंबर 4 में आपको हम बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में कम से कम आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। अब देखिए, अब आपको पता कहाँ से चलेगा कि आपको क्या चीज़ हाईलाइट करनी है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको साथ में ही देखिए, आपको एक बुक भी लेनी है और डिटेल में आपको सिलेबस पहले पढ़ डालना है पूरा जब एक बार पढ़ डालेंगे तो पढ़ने के बाद जो आपको तीसरा काम जो आपको करना है ना, तीसरा काम आपको ये करना है कि आप तुरंत 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कम से कम 10 साल का पेपर आपके पास होना ही चाहिए, बिल्कुल एकदम मस्ट है। अगर आप लोग ठीक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, इसी बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके पास 10 साल तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप 10 साल से ऊपर, या फिर टाइम है तो 10 साल से ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो 10 साल का पेपर आपके पास होना ही चाहिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उसकी। जब आपके पास 10 साल का जब प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो आपने क्या किया, आपने बुक ले लिया, और बुक लेने के बाद आपने उसको डिटेल में सिलेबस पूरा एक बार पढ़ लिया। सिर्फ अभी हाईलाइट वगैरह आप नहीं किए हैं, आपने पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद आपने तीसरा काम क्या कर लिया, तीसरा काम आपने कर लिया कि 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लिया और उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया एक तरफ से। तो सॉल्व करते समय आपने क्वेश्चन को आप देखेंगे और पढ़ते हुए जाएंगे, सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो जिस टॉपिक का आपको क्वेश्चन मिल रहा है उस टॉपिक को तुरंत, जैसे मान लीजिए आपने अकबर वाले ही चैप्टर से आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत उसको जाइए बुक में खोजिए क्या अकबर वाले चैप्टर में बुक में वो टॉपिक दिया हुआ है तो उसे तुरंत वहीं पर हाईलाइट कर दीजिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसी क्वेश्चन को, क्योंकि वो आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर आप लेंगे वो आपका क्वेश्चन ही तो होगा, तो उस क्वेश्चन को आंसर सहित आप जो नोट्स बनाए हैं, जो रफ़ आप बनाए हैं, उस रफ़ में लिख दीजिए। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। आप बुक ले लिए हैं, बुक लेने के बाद सिलेबस भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको डिटेल में एक बार बस पढ़ लिया है। पहले आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपने पढ़ लिया, समझ भी लिया, और पढ़ने और समझने के बाद आप तुरंत आ गए 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर पे। और 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर जब आप सॉल्व करना स्टार्ट किए तो उसमें जिस टॉपिक का जो क्वेश्चन आता चला गया, क्वेश्चन नंबर 1 अकबर से, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए आपका साइंस से आ गया, प्रोटीन से आ गया, प्रोटीन वाला चैप्टर आपने खोल लिया, प्रोटीन आपने साइंस वाली बुक खोल लिया और बुक के अंदर प्रोटीन आपने खोल लिया, प्रोटीन में खोजने लगे आप उसको कि क्या वो वाला क्वेश्चन आपकी बुक में मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तुरंत तो आपने उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया या फिर अंडरलाइन कर दिया उसको, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करने जाएं तो आपको तुरंत पता चल जाए कि आपके एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी गई हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूछा जाएगा या पूछा गया, पता नहीं कि नहीं पूछा गया है, ऐसा बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पूछी गई चीज़ें, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे प्रीवियस ईयर पेपर ले रहे हैं। याद रखिएगा, हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहे हैं।
प्रैक्टिस सेट ज़िंदगी में भूल करके मत लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लेना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, यानी कि जो 10 साल में जो सच में जो पेपर हुए हैं, रियल वाले जो पेपर हुए हैं उनको लेना है, आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, याद रखिएगा। तो तुरंत आपको क्या करना है, जाकर के वहाँ पे हाईलाइट करना है, और अगर लक बाई चांस मान लीजिए वो क्वेश्चन इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसमें मिल नहीं रहा है, तुरंत आपको नोट में जो आप नोट बनाए उसमें उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे बुक से मिल जाएंगी, तो उसको आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी उसे ही सिर्फ नोट करना रहेगा, जो कि काफ़ी आसान काम होगा नोट करना, और आप आसानी के साथ आराम से नोट कर ले जाएंगे। नोट्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी आपका होता चलेगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो बुक में नहीं है तो छूट गई, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके नोट्स में आ जाएगी। तो बिल्कुल आपकी कोई चीज़ छूटेगी भी नहीं। दूसरी और सबसे लास्ट बात हम आपको बताने चल रहे हैं इसमें, रिवीजन आपको कैसे करना है। आपने मान लीजिए इतना पढ़ लिया, बिल्कुल सटीक आपकी तैयारी बिल्कुल चल रही है, और इसमें जो सबसे मेन और बोले इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है, जिसके बिना अगर आप इतनी बढ़िया तैयारी करके भी अगर आप लोग इसके बिना जाते हैं, तब भी मान करके चलिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। गारंटीड मैं लिख करके दे सकता हूँ, नहीं कर पाएंगे। और वो पोर्शन है रिवीजन वाला। अगर आप लोग रिवीजन करके नहीं जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप रिवीजन ठीक तरीके से नहीं करके जाते हैं तब भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये भी लिख करके मुझसे ले लीजिए। तो अब आप सोचेंगे सर ठीक तरीके से कैसे रिवीजन करें, तो इसके लिए बाकायदे 3 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए और उसमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। वो तीनों वीडियो जा कर के पहले आप लोग देख लीजिए, और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रिवीजन करना कैसे है। तो जैसे आपको वीडियो में बताया गया है सेम उसी तरीके से आपको रिवीजन करना है। उस रिवीजन वाले वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ऊपर जो आपको आई बटन, जो राइट साइड में ऊपर जो आपको आई बटन एक दिख रही है, आई बटन में मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोगों को फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरा नंबर जानते ही हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझको व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, खुद अपने से सेंड कर दूंगा रिवीजन वाला वीडियो। तो वो वीडियो आपको देखना है, सेम उसी तरीके से आपको रिवाइज करना है। अगर आप इतना ही 5 पॉइंट को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मान करके चलिए, अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 या उससे नीचे या उससे ऊपर ग्रेजुएशन में हैं, या फिर वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस तरीके के जो ऑप्शनल वाले जो जिसमें पेपर्स आते हैं और वनडे एग्जाम टाइप के जो होते हैं, यानी कि रिटन वाले नहीं होते हैं, या रिटन वाले होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का सेंस ये है कि अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब, जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस की अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी की जो तैयारियां होती हैं उसके लिए 5 पॉइंट इनफ हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना आप लोग पढ़ करके जाएंगे, बिल्कुल क्वालिफाई होकर के आएंगे। लिख करके ले लीजिए, अगर आप लोग ईमानदारी से इतना काम कर लेते हैं तो इतना ही सिर्फ इनफ है। अब बताइए, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर भी आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। क्लियर है? तो इतना काम आप लोग करेंगे, ये उन लोगों के लिए है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे किसके लिए है। जो लोग जैसे प्री टाइप की तैयारी कर रहे हैं, प्री को निकालना चाह रहे हैं तो प्री के लिए ये है, या फिर ग्रेजुएशन से नीचे तक के लोगों के लिए है, या फिर जो लोग ग्रेजुएशन में हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उन लोगों पर जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिटन यानी कि मेंस भी होता है। तो मेंस की तैयारी करने वालों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और प्री वाले जो अभी लोग थे उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करें, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ एक पॉइंट यहाँ से। बाकी का जितना पॉइंट है सब मेंस वालों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, मेंस वाले इसको फॉलो करें, बाकी लोग फॉलो ना करें क्योंकि कोई उसका फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले करंट पर ही हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों लोग के लिए बेनिफिशियल है। तो करंट आपको कहाँ से पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। करंट कहाँ से पूछा जाएगा? करंट का मतलब होता है कि आप लोग जानते हैं जो घटनाएं घटती हैं, रोज़ की रोज़ जो घटनाएं घटती हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो योजनाएं बनती हैं, जो सूचकांक आते हैं, ठीक ना, इस तरीके से जितने भी काम होते हैं उसको हम लोग जनरली करंट बोलते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आती हैं जनरली बनते कहाँ से, आप पहले ये सोचिए।
तो बनते वहाँ से हैं, जैसे पेपर सेटर जो होते हैं, जो पेपर को सेट करने वाले होते हैं, जो पेपर को बनाने वाले होते हैं। आप ये सोचिए कि वो लोग, उन लोगों के पास करंट की चीज़ें कहाँ से जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो लोग पेपर बनाते हैं वो लोग जहाँ से करंट को पढ़ते हैं, जहाँ से न्यूज़ वगैरह को पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है वहीं से बनाएंगे, क्योंकि वही तो उनको पता होगा, वही तो उनको पता होगा कि ये चीज़ें हुई हैं, तो उसी का वो लोग क्या बना देंगे, क्वेश्चन बना देंगे। अलग से तो पैदा हो नहीं जाएगा उनके दिमाग में। तो आपको भी क्या करना है, जो चीज़ें वो लोग पढ़ते हैं वही चीज़ें आपको भी पढ़नी है, ताकि जो मटेरियल उनके पास पहुंच रहा है वही मटेरियल आपके पास पहुंचे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी में से क्वेश्चंस भी बनेगा, तो उसी में से आपका मैच भी होगा और उसी में से आप लोग आराम से कर भी ले जाएंगे। सीधा सा फंडा ये होना चाहिए, सीधा सा ट्रिक करंट अफेयर का ये होना चाहिए। अब बात ये आती है कि हमको पता कैसे चले भाई कि जो एग्जामिनर्स हैं, जो एग्ज़ाम को सेट करने वाले हैं, जो पेपर्स को बनाने वाले हैं, वो लोग कहाँ से न्यूज़ देखते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं कि जहाँ से वो लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग कहाँ से पढ़ते हैं। वो लोग जनरली आप देखेंगे ये सब ABP न्यूज़ आता है, आज तक न्यूज़ आता है, NDTV, ये सब नहीं देखते हैं भाई। ये सब तो बिल्कुल एकदम चटपटी खबरें दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि आप बिल्कुल दिन भर देखते रहेंगे, आपको खूब मज़ा मिलता रहेगा, आपका पूरा टाइम पास हो जाएगा और आपको मिलेगा कुछ नहीं, जीरो बटा वैली, एकदम बिल्कुल आप जीरो पर रहेंगे, कुछ भी नहीं आपका हो पाएगा। तो ऐसे न्यूज़ को बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। आपको क्या देखना है, वो लोग जो देखते हैं वो लोग देखते हैं DD न्यूज़, जो कि आपका एक सरकारी और गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिखाता है, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स पर डिस्कस होते हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कस होते हैं, बहुत ही अच्छे आप देखेंगे उसमें एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बताते हैं। एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि DD न्यूज़ क्या चीज़ है। सरकार की जितनी योजनाएँ निकलती हैं उस पर बहुत ही डिटेल में वहाँ पर चर्चा करी जाती है। तो अगर आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ DD न्यूज़ क्या चीज़ है। और वहीं से वो लोग भी हमेशा DD न्यूज़ को ही प्रेफर करते हैं। और मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता भी हूँ जो लोग बिल्कुल IAS ऑफिसर हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड भी हैं, हालांकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा वो लोग सीनियर है, लेकिन मैं उनके टच में हूँ तो मुझे पता चलता रहता है कि हाँ वो लोग कहाँ से चीज़ें को देखते हैं, कहाँ से वो लोग चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बिंदास मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एयर न्यूज़, वो लोग क्या करते हैं, एयर न्यूज़, उसमें से काफ़ी बहुत लोग एयर न्यूज़ सुनते हैं। एयर न्यूज़ का मतलब रेडियो वाला, जो रेडियो वाला न्यूज़ आता है। और रेडियो वाली न्यूज़ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, DD न्यूज़ में आपको पूरे दिन भर का DD न्यूज़ नहीं देखना है। सिर्फ वो लोग प्रेफर करते हैं रात का जो 9 बजे का एक आता है न्यूज़ नाइट करके। न्यूज़ नाइट करके आपका 8 से 9 में आता है हिंदी में, और 9 से 10 आता है आपका इंग्लिश में। तो अगर आप इंग्लिश वाले हैं यानी कि इंग्लिश मीडियम से हैं तो बिल्कुल आप इंग्लिश वाला देखिए। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग हिंदी वाला देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में सेम टॉपिक लेकर के डिस्कशन होता है। अगर आप देखेंगे न्यूज़ नाइट में तो दोनों में सेम टॉपिक लेकर के, बस हिंदी इंग्लिश का अंतर रहता है, सेम टॉपिक डिस्कस होता है। तो आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कुछ और बता दिया गया, हिंदी में कुछ और बता दिया गया, ऐसा उसमें नहीं होता है। बिल्कुल सेम टॉपिक पर डिस्कशन होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप लोग क्या करेंगे, DD न्यूज़ पर जाएंगे और पूरे दिन भर का नहीं देखना है, सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम देखना है। और वो 1 घंटे वाला कौन होगा, वो 1 घंटे वाला आपका होगा रात का 9 बजे वाला, जो आपका एक न्यूज़ नाइट वाला जो आता है, वो आपका प्रोग्राम सिर्फ आपको देखना है हिंदी में या फिर इंग्लिश में। दूसरी बात, एयर न्यूज़, जो आपको जो रेडियो न्यूज़ सुनना है, रेडियो न्यूज़ भी आपको सब नहीं सुनना है, आपको सिर्फ एक सुनना है। उसमें से जो आप चाहें तो 2 सुन सकते हैं इसमें जनरली। एक आपका आता है प्रभात वाला, समाचार प्रभात, और एक आपका आता है रात वाला, ठीक है, शाम वाला आता है। तो आप दोनों सुन सकते हैं आप, या फिर आप चाहें तो शाम वाला सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाम वाला इसलिए क्योंकि पूरे दिन भर में जो जितने भी कंक्लूजन्स निकले होते हैं उन सभी को समअप करके शाम को सुनाया जाता है। तो शाम वाला ज़रूर सुनिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह वाला भी, समाचार प्रभात भी आप सुन सकते हैं। एक आता है समाचार संध्या, तो जो शाम वाला होता है उसको तो सुनना ही है। समाचार प्रभात भी आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एयर न्यूज़ सुनना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं लगातार, और आप मैच करेंगे अगर आप सुनेंगे, और इसके बाद देखेंगे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर नहीं आते हैं तो भी आपको अपने मोबाइल पर पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में आप कोई भी न्यूज़ आप एक पढ़ सकते हैं, जनरली कोई भी एक अखबार आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सारे अखबार अच्छे, क्या उसमें आप किसी भी अखबार को बिल्कुल एकदम 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ ही चीज़ें आती भी हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आए ही, ना भी नहीं भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग उसको बस
एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको आप लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभी छप जाती हैं तो उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसको आपको पढ़ना कैसे है ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे, आपको गाइडेंस देंगे। बस अभी इतना समझिए कि ये आपको करना है। दूसरी बात, आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल्स में कौन कौन से, जैसे योजना का आपको पढ़ना है, कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना है, योजना और कुरुक्षेत्र, ये दो आपके लिए बिल्कुल एनफ है। इसमें भी पूरा योजना, पूरा कुरुक्षेत्र अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पूरा आपको नहीं पढ़ना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से होंगे वो भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। आपको बिल्कुल हम गाइड करते रहेंगे कि ये आप लोग पढ़िएगा, ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना आप लोग शुरू कर दीजिए। क्लियर है? ये आपका हो गया जनरली करंट अफेयर्स के लिए, और इस सभी के लिए है, चाहे वो प्री की तैयारी कर रहे हो चाहे वो मेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेंस वालों के लिए एक दो और सजेशन है, जैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार आपको करते रहना है, डेली बेसिस पे आपको करते रहना है। कम से कम 2 आंसर राइटिंग तो आपको एक दिन में कर ही लेनी चाहिए। दूसरी बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको डेली तैयार करते रहना है। तीसरी बात, आपको प्री को इंक्लूड करते चलना है। और चौथी बात, आपको इंटरव्यू की भी सीधी तैयारी आपको इसी में इंक्लूड करते चलनी है, यानी कि आपको साथ साथ में इंटरव्यू की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको करते चलनी है। और जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तब आपको सिर्फ इंटरव्यू पर ही ध्यान देना होगा। तो मेरे कहने का सेंस है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल साथ में लेकर के चलनी है, और कैसे लेकर के चलनी है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बातें करनी है, तो जो कि इस वीडियो में भी पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लंबा वैसे ही वीडियो बन चुका है। तो इसके बारे में आगे आने वाले वीडियोज़ में आपसे हम डिस्कस करते रहेंगे एक एक पॉइंट को लेकर के। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि इस सब के सब आपको साथ में लेकर के चलने हैं। कैसे पढ़ना है, प्री को कैसे इंक्लूड करके पढ़ना है, ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताता चलूँगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि मेंस वालों के लिए इतना काम करना है। और जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपका था, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, वो मुझे लगता है कि उसका बहुत ही अच्छा आंसर आपको मिल चुका है। तो आप लोग वैसे तैयारी को फ़िलहाल स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत ही जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं कंपटीशन का बैच, तो उसमें हम लगभग सभी बैच को लेकर के चलेंगे, मतलब सभी एग्ज़ाम्स को उसमें इंक्लूड करके चलेंगे, और सभी एग्ज़ाम के अलग अलग नेचर को भी हम लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं कि ये कहीं कोई कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और उसमें बता देंगे ये सब में आएगा सभी एग्ज़ाम में, ऐसा बिल्कुल हम नहीं करेंगे। आप लोग एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना याद रखिए कि इतना काम आपको अभी फ़िलहाल के लिए करना है। और बाकी की जो सजेशंस हैं, आगे जब लगातार मेरे जब वीडियोज आएंगे, हम डेली बेसिस पर अपलोड करेंगे, तो उसमें हम आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट भी करते चलेंगे, पढ़ाते भी चलेंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सभी अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में कोई अगर क्वेश्चन चल रहा है तो बिल्कुल हमको लिख करके भेजिए, मैं उसका भी आंसर देने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत